इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो जितनी उनकी शख्सियत खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत उनका टैलेंट भी है। एक बेहतरीन राइटर हैं और अभी रिसेंटली उनकी एक किताब भी लॉन्च हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे। और बहुत सारी चीज़ों पे वो हमेशा रिसर्च करती हैं और वो रिसर्च करने के बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचती हैं, चाहे वो ज़िंदगी की गुजारने का तरीका हो या फिर लिखने का तरीका हो, किसी भी चीज़ का। तो वो बड़े खूबसूरत अंदाज में उसे हम सबके सामने रिप्रेजेंट करती हैं। तो आइए हम उनको वेलकम करते हैं और उनसे उनकी नई किताब के हवाले से भी बात करते हैं और राइटिंग के हवाले से भी पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीमी दुर्रानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, माशाल्लाह, बहुत प्यारी लगती है। थैंक यू सो मच मैम। और जैसे मैंने बात की थी, वाकई आपकी शख्सियत भी उतनी ही खूबसूरत है जितना आप खूबसूरत लिखती हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह से अभी आपकी एक बुक भी लॉन्च हुई है और बड़ा एक डिफरेंट सा उसका बुक का आपने टॉपिक भी रखा है। तो अगर हमें वो उस टॉपिक के हवाले से बताएं कि ये नाम आपने क्यों चूज़ किया, इसके पीछे की क्या वजह थी, उसका मतलब क्या है? जी बिल्कुल, जो मेरी किताब है उसका नाम है आनोल नाल। आनोल नाल, ओके। ये पंजाबी में आवल नाड़ जिसे कहते हैं, आवल नाड़, आवल नाड़ कहा जाता है। और इसका जो है टाइटल मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे नज़दीक ये पूरी कायनात आवल नाड़ के, मैं इसका टाइटल आवल नाड़ ही चाहती थी, लेकिन लोगों ने मुझे मशवरा दिया आनोल नाल उर्दू की है तो करो। मैं नानी जी से हमेशा सुनती थी आनोल नाल, लेकिन पूरी कायनात जो है वो आनोल नाल के ज़रिए जुड़ी हुई है ना। अच्छा, इसका मतलब भी तो हमें बताएं। ये वो है, वो नाल है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड इसको इंग्लिश में कहते हैं, जिसके ज़रिए माँ के अपना बच्चे से कनेक्ट होती है, बच्चे से कनेक्ट भी होती है। बच्चे ग़िज़ा भी माँ का, हम जो पैदा होते हैं ना, हम जो अपनी माँ का खून चूसते हैं सीधी सी बात है जी, हम लोग अपनी माँ के अंदर की जो ग़िज़ाइयत है वो लेते हैं। फिर जब माँ हमारी 50 साल की होती है ना और कहती है कि मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे जोड़ों में दर्द है, वो इसलिए कि ये आनोल नाल के जरिए हमने उसकी कैल्शियम निकाली हुई होती है, और उस कैल्शियम से हमारी बोन्स बनती हैं। सही। तो आप देखिए कि आनोल नाल का एक इंसान को बनाने में, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, जो भी है, मतलब ये तख्लीक में आनोल नाल का सबसे बड़ा हिस्सा है, बल्कि वही उसका जरिया है। सही। तो इस किताब में आपने और किस तरह से चीज़ों को मेंशन किया है? आनोल नाल को किस तरह से कोई आपके दिमाग में कोई बात चल रही थी या आपने कहीं कुछ देखा, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया इस किताब को लिखने के लिए? बेटा, सबसे पहले तो ये किताब जो है आनोल नाल जो मैंने लिखी है, इसका जो इंतसाब है ये मैंने अपने बेटों के नाम किया है, इर्तिज़ा और मुर्तज़ा के नाम। अच्छा जी। और मैंने इसमें यही लिखा है कि मेरी दुआ है कि वो मेरे बाद आने वाली तमाम आनोल नालों का पास रखें। क्या बात, सुभान, और उनको इज़्ज़त और तकरीम दे। खूबसूरत। क्योंकि अगर मैं बतौर माँ के अपने बेटे को इज्जत करना नहीं सिखाऊंगी तो मेरे माँ होने का कोई फायदा नहीं। कहते भी तो यही है ना कि हर बच्चे की जो इब्तिदाई तरबियत होती है वो उसके एक तो माँ के पेट से होती हुई निकलती है, उसके बाद जब वो तरबियत अपनी माँ से हासिल करता है और उसके बाद ही वो जिंदगी आगे जीता है। तो ये कहना कि औरत का अकल है, मैं इस बात पे हैरान होती हूँ, क्योंकि पहली तरबियत गाह जो है इंसान की, चाहे वो मर्द है या औरत, वो गोद है। ट्रू दैट, बिल्कुल सही। गोद से ही तरबियत लेता है। और मेरा किताब का जो है बेटा, मेरी जो इंस्पिरेशन है दैट इज़, मैं अपने आसपास की सराउंडिंग से इंस्पिरेशन लेती हूँ। जैसे चाइल्ड अब्यूज़ के तो अभी हाईलाइट होने शुरू हुए हैं इशू। मैंने लिखे थे तकरीबन 10 साल से मैं लिख रही हूँ, 10 साल के बाद मैंने अपनी किताब छपवाई है। अच्छा, तो मोस्टली आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो इसी तरीके के? वो मेरा है ट्रांसजेंडर्स इशू, ब्लास्फेमी, पेडोफिलिया और साइफाई, रोबोटिक्स पे मैं लिखती हूँ। एग्जैक्टली। और ये जो आप जो अभी आपने ह्यूमन बनाया है सोफिया, उसके ऊपर मेरे 2 अफसाने हैं। अच्छा। फ्यूचर बेस्ड होता है। फिर कंपैरेटिव रिलीजन्स के ऊपर उसको लेके मैं लिखती हूँ। लाइक फर्स्ट आई डू थॉरो स्टडी। एक होता है ना, कोई चीज़ या लफ्ज़ होता है, वो हमेशा जो राइटर होता है ना उसके माइंड को क्लिक कर जाता है, तो वो कोई वर्ड क्लिक करता है, फिर उसकी वो कहानी बनना शुरू होती है। और फिर जब मैं लिखती हूँ तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं हवा में तीर मारूँ। आई डू रिसर्च, मैं ऑथेंटिक
राइटिंग। बिल्कुल, वही मैंने जो बात स्टार्ट में की थी कि आप हमेशा जो चीज़ लिखती हैं वो आप रिसर्च बेस आपकी चीज़ होती है, तहकीक के बाद, समझने के बाद, मुआशरे के अंदर उस चीज़ को देखने के बाद फिर ही आप अपनी किताब में उसको लेकर जाती हैं। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। जैसे मैंने एक मेरा अफसाना है मुसल्लस, उसको बहुत सराहा गया। वो मैंने ज़बूर की आयत पढ़ी थी। अच्छा। उर्दू में तो खैर कुरान शरीफ की आयत होती हैं, उनको वर्सेस कहते हैं। वो उसने मुझे उस एक फ्रेज ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैंने उसके ऊपर एक पूरा अफसाना बेस किया। अच्छा अच्छा जी, सही तो सही। इस तरह जो है ना, हर जो लिखारी है वो किसी ना किसी चीज़ से इंस्पायर हो जाता है। लेकिन मेरे हाथ में जो कलम है जिसने मुझे लिखारी बनाया और जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ बैठी हूँ, वो मेरी माँ है। That's so sweet. I give credit to my mother. That's so sweet. और जब अम्मी जी गई थी तब मैंने एज अ कैथारसिस मैंने पंजाबी पोइट्री से लिखना शुरू किया। अच्छा। I started writing about my mother, my pain, the sufferings, वो विछोड़ा जो होता है ना, जी जी जी, जी। वो मैं लिखा करती थी और फिर मैं उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करती थी। फिर मैंने अफसाने भी लिखने शुरू कर दिए साथ साथ, और फिर उर्दू शायरी की तरफ आई और अभी ये किताब आई है। और अभी मेरी शायरी की किताब जो है उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी, वो कंपाइल कर रही हूँ। यू नो, बिकॉज ऑफ कोविड जो सिलसिला है ना हमारा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए हैं ये कोविड सिचुएशन की वजह से। बिल्कुल, ये बात ग्लोबल सिचुएशन ऐसी है। और आपका जहनी तौर के ऊपर आप ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब जब हो जाते तो फिर आपको पता है कि लिखने में बड़ा वो दिक्कत महसूस होती होगी। हाँ, एक बहुत दुख की कैफियत थी। दुख इसलिए नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, दुख इसलिए था कि हमने धरती माँ के साथ क्या कर दिया है। हमने धरती माँ को कितनी ठेस पहुंचाई है, कितनी तकलीफ पहुंचाई है कि धरती माँ को गुस्सा आ गया। सही सही। और बाकी जो राइटर्स होते हैं, जो पोएट्स होते हैं, वो वैसे बड़े हसास होते हैं। उनको हर चीज बड़ा फील होती है कि जैसे शायद उन्हीं के साथ वो बीत रही है। और हम जो जमीन पर ऐसे पाँव मार मार कर चलते हैं, हम बाहर निकलने के काबिल नहीं रहे। सही, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात। अच्छा, नॉर्मली जो आप लिखती हैं उसमें आपकी नज़लें, गज़लें, नज़्म ये शामिल होती हैं या और क्या? नहीं बेटा, गज़ल तो मैंने ऐसा इतनी नहीं लिखी, वो मैंने अब्बू के जाने के बाद लिखी थी। अच्छा। अब्बू के डेथ के बाद मैंने गज़ल का आगाज़ किया और नज़्में में अभी तक सिलसिला चल रहा है और जो अफसाने हैं उसका भी सिलसिला चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बैनुल-अक़वामी सतह पर छपते हैं, सराहे जाते हैं और अपनाए जाते हैं। और You deserve this, you deserve. उसके अलावा मैंने एक काम और किया है, मेरा अपना YouTube चैनल है, उस पर मेरी कोशिश होती है कि मैं डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स लेके आऊँ और उस पर डिस्कशन हो। तो मैंने जब यहाँ पे औरत मार्च था तो आई स्टार्टेड ट्रांसजेंडर मार्च। अच्छा। और मैंने जो चुन के ट्रांसजेंडर्स थे उनको लिया और उनके इंटरव्यूज़ किए। उनमें से एक एमफिल हैं और सीएस का एग्ज़ाम दे रही हैं मेरे, आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, सीमी दुरानी के नाम से है। दूसरा है वो जो है शी इज़ आल्सो वर्किंग एंड शी इज़ टेकिंग ट्रेनिंग एंड मतलब ये कि वो काम कर रही हैं। और मैं चाहती हूँ कि माशरे के इस तबके को भी ना, ये जो तीसरी जिन्स है, इसको भी इज्जत दी जाए, सराहा जाए। बिल्कुल सही बात है। और जो आप YouTube बात कर रही हैं उससे ज़रा मेरे जहन में एक और चीज़ आई है। ज़ाहिर है इस तरह के तल्ख टॉपिक्स पे आपने काम किया है, बड़ी रिसर्च की है, लेकिन अगर देखा जाए आजकल सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा चाम पैदा हो चुका है, लोगों ने किताबें पढ़ना छोड़ दी हैं, मुताल्ले का शौक़ लोगों का ख़त्म होता चला जा रहा है। हम अगर चलो पढ़ भी रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक बुक्स के ऊपर आ गए हैं, हमारी रीडिंग की वो पावर नहीं रही, वो शौक नहीं रहा। तो व्हाट डू यू थिंक कि इस सोशल मीडिया का जो असर हम पर हुआ है, एज अ राइटर अगर मैं आपसे पूछूं तो वो किस हद तक आपको लेकर जाएगा आगे? मैं आपको बताती हूँ कि सोशल मीडिया का अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो इसने बहुत से राइटर्स को मुतारफ़ करवाया है। ठीक है, फेसबुक के थ्रू
शुरू में तो फेसबुक ही आया था, ट्विटर और इंस्टाग्राम तो बाद में आए थे। मतलब हम लोगों ने किया, प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड हो गया, अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हुआ यहाँ से सीखने सिखाने का। मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रही हूँ जब फेसबुक आया था। अच्छा। तब क्या आला दर्जे के मुबाहिस होते थे, औरत की इज्जत और तकरीम थी। अगर बहस में मर्द हारने लगता था तो वो औरत का भी दिमाग है, खाली मर्द का दिमाग नहीं है। तो मतलब ये बहुत ही एक सुलझे हुए लोग थे, वो थे। हमने बहुत सीखा, बहुत बड़े बड़ी शख्सियात थी इंडिया से, पाकिस्तान से, जो सिखाया करते थे, डिस्कशंस होती थी, गुफ्तगू होते थे, कोई इशू लेके बातचीत कर लेते थे। आज का सोशल मीडिया वहाँ पर पहुँच गया है कि अगर कोई भी आपसे बहस में गुफ्तगू में हारने लगता है तो वो आपकी बॉडी शेमिंग पे भी आ जाते हैं, खासतौर ख़वातीन को हरासा करने लग जाते हैं। ये चीज़ तो जहालत पे आती है। मैं तो इस चीज़ को समझती हूँ कि जो पढ़ने लिखने का ऐसा कोई फायदा नहीं अगर आप इस तरह की चीज़ों पे आ जाएं तो। फेसबुक को आई कॉल इट फेक बुक नाउ। आप पोस्ट लगाएंगे, आपकी अदबी पोस्ट होगी, वो कोई नहीं पढ़ेगा। आप तस्वीर लगा के वहां से हटेंगे ही ना तो आपको 50-60 कुत्ते बिल्ली वाले दिल आ जाते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इस बात पे बात करें तो आप एग्री करेंगी कि स्टैंडर्ड्स में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। यस बेटा, बात ये है ना कि हम लोगों ने शऊर जो है, हमारी कौम जो है, हमारी नई नस्ल शॉर्टकट्स, दे वांट शॉर्टकट्स, दे डोंट वांट टू रीड। और जहाँ तक ये है कि अब इसका ये फ़ायदा है कि आपको बहुत सी किताबें जो हैं जो आप एक्सेस नहीं कर सकते वो PDF में दस्तयाब हैं। जैसे ये मेरी किताब है आनोल नाल, अब ये मेरे पास इस वक्त जिसकी सिर्फ 5 कॉपियाँ रह गई हैं, मैं सब ले चुके हैं लोग। और पब्लिशर के पास से लोग किताब खरीदना नहीं चाहते, वो चाहते हैं उनको मुफ्त में किताब मिले, या तो फिर इंटरनेट के ऊपर बस पढ़ ले। तो मैं PDF मैंने कर दिया है और मैं भेज देती हूँ। मेरे पास भी लोगों के जो मैं एक्सेस नहीं कर सकती PDF, लेकिन हाथ में जो किताब लेके पढ़ने का मज़ा है ना वो अलग ही है। वो मैंने अपनी लाइब्रेरी बनाई हुई है और मैं हर महीने 4-5 किताबें खरीद के उस पर रख देती हूँ, टाइम मिले ना मिले। वो इतनी तसल्ली होती है कि मेरे पास ना पढ़ी हुई है, जब भी दिल करेगा मैं पढ़ लूंगी। और यही होता है, जब भी दिल करता है एक किताब निकाली, पढ़ी थोड़ा सा। और एक बात याद रखिएगा, किताब या जो ब्लॉग, कुछ भी जो लिखा जाए, जो तहरीर होती है ना, आप उसको पढ़ते नहीं हैं, वो अपने आप को खुद पढ़वाती है। बिल्कुल सही, आप उसमें समा जाते हैं ना कि मतलब आप उसको महसूस करते हैं। वरना फिर मैं यही होता है, कोई किताब आई हाथ में, पढ़ा, 1-2 लफ्ज़ देखे, 1-2 लाइनें पढ़ी तो अच्छी लगी तो फाइन, अदरवाइज मैं उसको फिर भी मैं उसकी तकरीम करती हूँ। अच्छा। मैं उसको साइड पे रख देती हूँ। कुछ किताबें ऐसी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं तो मैं अपने बेटों से कहती हूँ कि आई एम पुटिंग देम इन द शेल्फ, व्हेन यू विल ग्रो अप यू विल बी रीडिंग देम। और वही ना, आपने घर का जो माहौल दिया हुआ है, डेफिनेटली आपके जब बच्चे बड़े होंगे तो वो इन सारी चीज़ों को एक्वायर करेंगे और वो शौक और वो मुताल्ले का जो एक इंटरेस्ट होता है वो उनमें भी डेवलप हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है वो देख रहे हैं कि आप किस तरह से एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं, किताबों से आपको कितनी उनसियत है, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अच्छा सीमी जी, लास्ट में मैं ज़रूर चाहूँगी कि जो अभी अब हमने सोशल मीडिया के हवाले से बात की और आपने कहा भी कि जी लोग लिख रहे हैं और ये सब कुछ है, मैं एक मैसेज चाहूँगी कि आप उन लोगों को दें जो फ्रेशर्स हैं और जो मुताला भी करना चाहते हैं और अच्छा लिख भी रहे हैं, कुछ टिप्स ऐसी हों कि वो और अपने आप को बेहतर बना सकें, इस माशरे में रहते हुए भी अच्छा लिख सकें। तो सबसे बड़ी बात ये कि मैं आपको बताऊं, आप ये ना समझे कि आप किसी के साथ मुकाबले में हैं। हाँ, हर इंसान को खालिक ने अलग खलक किया है। इवन जो ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस ना, वो भी एक जैसी आदत नहीं रखते हैं। तो आप अगर किसी को कॉपी करने लग जाएंगे ना, कॉपी कैट बन जाएंगे तो आप अपना आप खो देंगे, आप अपनी चाल भी भूल जाएंगे। हाँ जी, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो अपने आप को अपनाइए, ओन योरसेल्फ। आपकी जो कमजोरियां हैं और जो आपकी अच्छाइयां हैं, आप उनको कमजोरियों को अच्छा अपनाने का नहीं कहूँगी, उनको सुधारें, आप में क्या कमी है और उसको आप बेहतर बनाने की तरफ लेके आए। और आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, आप खुद तो नहीं लेकिन आप कोशिश करें। मैं बताऊं, सबसे आसान सी बात है, आप आसानी दें किसी भी इंसान को, अल्लाह ताला आपको आसानी देगा। और आप दूसरे इंसान को इज्जत दें
तो अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा। इज्जत बेशक भी जो है ना रिस्क की मानिंद है। बेशक। तो आप सोशल मीडिया पे मैं देखती हूँ लेग पुलिंग है, एक दूसरे के खिलाफ हर्जा सराई है, बॉडी शेमिंग है, इतना बड़े बड़े लोग जो हैं ये हरकत कर रहे होते हैं। तो आप सोचें, आप जो कह रही हैं ना, तो हमारे जो आने वाली नस्ल है वो क्या सीखेगी, हम अपनी आने वाली नस्ल को क्या दे रहे हैं। बिल्कुल, आने वाली नस्ल को एक आपने ऐसा मुआशरा देना है जो सोचो विचार करके और अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करके तहजीब और तमद्दुन को लेकर जो है वो आगे बढ़े, उनको सिखाएं, उनको ये चीज़ जो है ये आज के कारी का मेरा फ़र्ज़ है। मेरा फ़र्ज़ है मैं अपने बच्चों की तरबियत करूँगी। अगर बच्चों की तरबियत मैं कैसे करूँगी जब तक मैं खुद नहीं बनूंगी, खुद नहीं बदलेंगी। बिल्कुल, मैं खुद को बदलूंगी तो मैं अपनी औलाद को बदल पाऊंगी ना। ट्रू दैट। बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच सीमी जी, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लेकर आई एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। कि आपने जिस तरह से लिखा इसी तरीके से आप और लिखती रहें। बहुत शुक्रिया। और हमें तल्ख हकीकतों से जो है वो सामने हमारा सामना करती रहें।